हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 12। पाठ का नाम है कारक। कारक के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करने से पहले सबसे पहले हम ये जान लें कि कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और कारक को किस नाम से जाना जाता है और इसका संबंध किससे किससे होता है। सबसे पहले संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सामने आता है उसे कारक कहते हैं। इस प्रकार से संज्ञा सर्वनाम के शब्दों का जो रूप क्रिया के साथ उनका संबंध बताता है वह कारक कहलाता है। कारक का शाब्दिक अर्थ है क्रिया को करने वाला, अर्थात क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। कारक की यहाँ पे कई परिभाषा हैं, जो आपको सही उचित लगे उसे आप याद कर लीजिएगा। हिंदी में कारक को परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है वह कारक कहलाता है। इस प्रकार से संज्ञा की परिभाषा यहाँ पर दी गई है और यही सही है। जो आपको उचित लग रही हो वो आप उसको समझ लीजिएगा। इस प्रकार से अब एक चीज़ हम ये जान लें कि हिंदी में कारक की संख्या क्या है। हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, अधिकरण, संबंध और संबोधन कारक। इसकी कुछ विभक्तियां हैं, इसके द्वारा हम इसको समझ लेते हैं। कर्ता अर्थात क्रिया को करने वाला, इसकी विभक्ति ने है। कर्म, कर्म जिस क्रिया का प्रभाव पड़ा अर्थात जो क्रिया है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है वो कर्म कारक। करण कारक जिस साधन से क्रिया हो रही है वो करण कारक। संप्रदान जिसके लिए क्रिया की गई हो वह संप्रदान कारक। अपदान जिससे अलगाव या पृथकता का भाव स्पष्ट हो वहाँ पे अपदान कारक। अधिकरण क्रिया करने का स्थान या आधार जहाँ हमको ज्ञात होता है वहाँ अधिकरण कारक होता है। संबंध, संबंध बताने वाला। और संबोधन कारक जिस संज्ञा को पुकारा जाए वहाँ पर संबोधन कारक होगा। इस प्रकार से जो भी रूप संबंध या क्रिया का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध बताता है वह कारक कहलाता है। यह कारक 8 प्रकार के हैं और इनकी विभक्तियों के द्वारा इनको जाना जा सकता है। आइए अब इस 8 प्रकार के कारक को हम अलग अलग रूप में समझ लें कि ये कारक जितने भी प्रकार हैं या कारक के भेद हैं इनका अलग अलग परिभाषा जान लें और उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर लें। सबसे पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है? वाक्य में जिस शब्द के द्वारा काम करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा काम करने का बोध अर्थात जो काम करने वाला है उसका बोध होता है वहाँ पर कर्ता कारक होता है। जैसे बालक ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पुस्तक किसने पढ़ी? बालक ने। तो करने वाला बालक है, कर्ता कारक यहाँ पर है। इस पर कर्ता का बोध यहाँ स्पष्ट हो रहा है। कर्म कारक क्या है? वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म अर्थात क्रिया का जो प्रभाव पड़ रहा है, जो क्रिया हो रही है वो कर्म कारक है। जैसे राम ने रावण को मारा तो यहाँ पर कर्म कारक है। गुरु ने शिष्य को शिक्षा दी, यहाँ पर कर्म कर रहा है। कौन कर रहा है ये भी पता है और क्या कर रहा है ये भी पता चल रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर कर्म कारक हुआ। तीसरा करण कारक। करण का शाब्दिक अर्थ साधन, क्रिया को करने के लिए कर्ता जिस साधन की सहायता लेता है उसे करण कारक कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण के द्वारा देखिए, राम ने रावण को धनुष से मारा। यहाँ पर कर्ता भी है, कर्म है और किसकी सहायता से वो काम हो रहा है वो भी स्पष्ट हो रहा है। धनुष से मारा तो यहाँ पर साधन के द्वारा यह स्पष्ट हो रहा है कि वह कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है और किस साधन के द्वारा। तो यहाँ पर करण कारक हुआ।
संप्रदान कारक, संप्रदान का अर्थ होता है किसी को कुछ देना या प्रदान करना जिसके लिए कार्य किया जा रहा है। उदाहरण, वह आपके लिए फल लाया है। यहाँ पर कार्य किया जा रहा है या दिया जा रहा है या प्रदान किया जा रहा है। जैसे वह किसके लिए फल लाया है, वह आपके लिए फल लाया है, मतलब दूसरों को प्रदान किया जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ संप्रदान कारक होता है। उसके बाद आता है अपादान कारक। अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो वहाँ अपादान कारक होता है। यहाँ पर उदाहरण के द्वारा देखिए, वृक्ष से पत्तियाँ गिरती हैं, वृक्ष से पत्तियाँ अलग हो रही हैं। इस प्रकार से यहाँ अलग होने का भाव स्पष्ट हो रहा है, अतः यहाँ अपादान कारक हो सकता है। अगला 6 नंबर हमारा कारक आता है संबंध कारक। संबंध कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत होता है वहाँ पर संबंध कारक होता है। अर्थात उदाहरण के अनुसार देखिए, अनीता सुनीता की बहन है, यहाँ पर दोनों में संबंध प्रकट हो रहा है। इस प्रकार से यहाँ संबंध कारक है। हमारा घर हरिद्वार में है, यहाँ पर भी एक संबंध या लगाव प्रतीत हो रहा है, जैसे घर कहाँ पे है, हरिद्वार में है, तो दोनों का एक संबंध है, यहाँ पर भी संबंध कारक हुआ। इस प्रकार अब 7वां कारक हमारा आता है अधिकरण कारक। क्रिया के अधिकरण कारक क्या है? क्रिया होने के स्थान व काल को बताने वाला रूप अधिकरण कारक कहलाता है। जिस क्रिया से काल स्पष्ट हो या स्थान का पता चले वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। जैसे उदाहरण, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, यहाँ पर चिड़िया कहाँ बैठी है, पेड़ पर, तो स्थान का हमें ज्ञात हो रहा है, तो यहाँ पर अधिकरण कारक हुआ। इसी प्रकार से शेर पिंजड़े में बंद है, शेर कहाँ है, पिंजड़े में है, इससे हमें स्थान का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर अधिकरण कारक हुआ। इस प्रकार से अधिकरण कारक अर्थात स्थान और काल का बोध कराने वाले शब्द। अगला कारक है हमारा संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या है? संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा या बुलाने का ज्ञान हो वहाँ संबोधन कारक होता है। संबोधन कारक को पहचानना बहुत ही आसान है। जैसे जहाँ पर बुलाने या पुकारने का ज्ञान हो या उस शब्द से हमें पता चले कि यहाँ पर पुकारा जा रहा है या बुलाया जा रहा है, वहाँ पर संबोधन कारक होगा। एक मेन खास बात यहाँ पर यह है कि इस वाक्य को लिखते समय विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना आवश्यक होता है, और विस्मयादि बोधक चिन्ह के द्वारा हम इस वाक्य को पहचान लेते हैं कि यहाँ पर संबोधन कारक है। इस प्रकार से उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट कर लेते हैं। अरे भाई तुम अब तक कहाँ थे, यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर इस वाक्य के द्वारा ही यह स्पष्ट हो जा रहा है कि यहाँ पर संबोधन कारक है। इसी प्रकार से हे भगवान मेरी रक्षा करो, यहाँ पर भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है भगवान को, यहाँ पर संबोधन कारक हो गया। इस प्रकार से आज हमने यह जान लिया कि यहाँ पर कारक 8 प्रकार के होते हैं और ये किस तरह से इनको पहचाना जा सकता है। कभी कभी वाक्य में कारक का प्रयोग विभक्ति चिन्ह के बिना भी होता है। इस प्रकार से संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है वहाँ कारक होता है। कारक 8 प्रकार के होते हैं और इनके परसर्ग भी अलग अलग होते हैं। कारक को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न पदों के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें परसर्ग, विभक्ति चिन्ह अथवा कारक चिन्ह कहते हैं। इस प्रकार कारक के जो 8 भेद हैं वो इस वीडियो में स्पष्ट हो गए हैं और इस बात को जान लेना बहुत ही आवश्यक है कि कारक को किस प्रकार से पहचाना जा सकता है। इसके लिए आपको जो विभक्ति चिन्ह हैं उनको याद करना पड़ेगा और इनके द्वारा ही आप इन सभी कारकों को बहुत ही अच्छे से पहचान पाएंगे और स्पष्ट कर पाएंगे। उदाहरण के द्वारा ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर कौन सा कारक है, क्योंकि विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और इन विभक्ति के चिन्ह के द्वारा ही हम उस कारक को पहचान सकते हैं। अब आपने यह जान लिया कि कारक किसे कहते हैं और कारक के विभक्ति चिन्ह कितने होते हैं।
कारक को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के विभिन्न पदों के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें परसर्ग विभक्ति चिन्ह अथवा कारक चिन्ह भी कहते हैं।